start with next topic, that is Newton's laws of motion and friction. नॉर्मली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन में दो टॉपिक है, विद फ्रिक्शन एंड विदाउट फ्रिक्शन. तो अगले 20 क्वेश्चंस मतलब दो लेक्चर्स 31 टू अराउंड 50 ये आएंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड विद एंड विदाउट फ्रिक्शन पे. So let us solve first question 31. A block of mass 10 kilogram is placed on a rough horizontal surface whose coefficient of friction is 0.5. If a horizontal force of 100 Newton is applied on it, then the acceleration of the block will be. तो हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा बोला है, you have a block of mass 10 kilogram which is placed on a rough horizontal surface. तो हमारे पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है. इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is there और coefficient of friction between block and surface is 0.5. If horizontal force of 100 Newton is applied, then what is the acceleration of the block? अब बहुत सारी बुक्स में इसको unnecessarily complicated करके दिया है. We will make it simple. 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया आपने. दिस इज ड्राइविंग फोर्स. ड्राइविंग मतलब ये मोशन में लाएगा बॉडी को. अगर बॉडी लेफ्ट से राइट जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. राइट, तो ये आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. राइट, इसको मैं बोल देता हूँ, लेट अस कॉल दिस फोर्स एज कैपिटल एफ. आपको याद होगा नेट एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम देखते हैं नेट फोर्स अपॉन मास. नेट फोर्स इज ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन मास. ये 100 न्यूटन है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है न्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन होता है mg अपॉन n. तो सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट्स इट. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो ये आएगा 100 माइनस म्यू की वैल्यू 0.5, m की वैल्यू 10 और g की वैल्यू भी ले देते हैं 10 अपॉन मास भी है 10. हाउ मच इज दिस? 50. 50 इन एंड 100 माइनस 50 इज 50 बाय 10, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आ गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी. डन. Next question. The minimum force required to start pushing a body up a rough inclined plane, coefficient of friction is mu, is F1, while the minimum force needed to prevent it from sliding down is F2. If the inclined plane makes an angle theta with the horizontal such that tan theta is 2 mu, then the ratio F1 by F2 is. तो हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था. थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है. हमारे पास एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर एक बॉडी है. वी हैव अ बॉडी केप्ट ऑन दिस रफ इंक्लाइंड प्लेन. वी हैव अ बॉडी व्हिच इज केप्ट ऑन दिस रफ इंक्लाइंड प्लेन. मान लो ऐसा कुछ है. यू हैव अ बॉडी ओवर हियर. देन दो केसेस हैं यहाँ पे. ये एंगल आपको दिया है थीटा. दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा. एंड आपको दो केसेस में बोला है force F1 is the force required to start pushing a body up. मतलब पहले केस में हमको कितना फोर्स लगेगा to push body up. तो जब बॉडी ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन होता है नीचे के डायरेक्शन में. और अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि याद कैसे रखते हैं. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन और इफ द बॉडी इज गोइंग अप एक्सेलरेशन इज g sin थीटा प्लस mu cos theta. अगर बॉडी इज कमिंग डाउन तो sin theta minus mu cos theta. सेकेंड केस में बोला है the force required needed to prevent it from sliding down. मतलब बेसिकली फोर्स का डायरेक्शन तो अभी भी ऊपर ही है, लेकिन इस केस में बॉडी नीचे आ रहा था तो फ्रिक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ. इस केस में बॉडी को आप ऊपर लेके जा रहे हो, फ्रिक्शन कहाँ है? नीचे की तरफ. यहाँ पे बॉडी नीचे आ रहा था, फ्रिक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ. नीचे आने नहीं देना है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? अपवर्ड्स. बॉडी इज गोइंग अप प्लस, द बॉडी वाज कमिंग डाउन माइनस. तो F2 कितना आएगा? m
जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। क्लियर यहाँ तक? फिर हमको क्या करना है, हमको रेशो देखना है F1 बाय F2। तो F1 बाय F2 रेशो आप सॉल्व करोगे, F1 बाय F2 इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। mg कैंसिल, और हमारे पास tan थीटा की वैल्यू दी है, tan थीटा इज 2 म्यू। तो यहाँ पे tan थीटा अगर लाना है आपको तो cos थीटा कॉमन निकालो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो cos थीटा कॉमन निकाल लिया तो पहले बचा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू, और नीचे आएगा cos थीटा कॉमन sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू। कैंसल एंड कैंसल, साइन अपॉन कॉस इज tan, तो F1 अपॉन F2 F1 अपॉन F2 इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू अपॉन tan थीटा माइनस म्यू। tan थीटा कितना है 2 म्यू, तो 2 म्यू प्लस म्यू अपॉन 2 म्यू माइनस म्यू which is equal to 3 म्यू अपॉन म्यू, म्यू म्यू कैंसल, दिस इज इक्वल टू 3। तो रेशियो ऑफ F1 by F2 is 3। तो F1 by F2 का रेशियो 3 है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो क्वेश्चन है इसको उल्टा भी फ्रेम करते हैं। आपको यहाँ पे क्या बताया, आपको यहाँ पे बताया था tan ऑफ थीटा इज 2 म्यू, और पूछा है व्हाट इज F1 by F2, where F1 is the force required to push the body just up and F2 is the force required to prevent the body from sliding down। रेशियो आपको पूछा था, इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा बोल सकते हैं if force required to push body just up to that of required to prevent the body from sliding down is 3, what is angle of inclination of the plane। तो ये आपको पता है अब mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा अपॉन mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इक्वल टू 3। mg कैंसल, इसको सॉल्व करो तो sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 3 म्यू cos ऑफ थीटा, राइट। देन ये 3 म्यू cos थीटा यहाँ पे आएगा, म्यू cos थीटा एंड 3 म्यू cos थीटा इज 4 म्यू cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस sin थीटा इज 2 sin थीटा, 1 जा एंड 2 जा। sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा, तो tan थीटा इज 2 म्यू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 म्यू। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सिर्फ उल्टा है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rocket has an initial mass of 20 into 10 power 3 किलोग्राम। इनिशियल ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि रॉकेट का मोशन बाकी ऑब्जेक्ट के मोशन से थोड़ा अलग होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक नॉर्मल बॉडी है, इफ आई हैव अ ब्लॉक फॉर एग्जांपल एंड इफ द ब्लॉक इज मूविंग, ये ऊपर जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, डजंट मैटर, इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग तो इसका मास हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन रॉकेट के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ रॉकेट, क्योंकि आपको पता है रॉकेट में होता है गैसेस और रॉकेट को जाना है वर्टिकली अप, सिंस द रॉकेट वांट्स टू गो वर्टिकली अप, तो हम इसके अंदर का जो गैस होता है उसको हम लोग बर्न करते हैं। व्हेन यू बर्न, राइट, मास विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड द गैसेस विल बी इजेक्टेड। तो यहाँ से गैस का इजेक्शन होगा, तो मास विल डिक्रीज इन दिस केस। तो दैट इज व्हाई इन्होंने बोला है इनिशियल मास। वैसे डजंट मैटर, हमें इस क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मास फाइंड नहीं करना। रॉकेट हैज इनिशियल मास ऑफ 20 into 10 power 3 if it is to blast off with an initial acceleration of 4 meter per second square, the initial thrust, सब initial बोला है, initial thrust मतलब force, rocket is going up, up के लिए अगर याद होगा g plus
ए, तो m इंटू जी प्लस ए। m कितना है 20 इंटू 10 पावर 3, g कितना लेना है 10, a कितना बोला है 4। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 14 14 इंटू 2 कितना 28, तो ये 280 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन, मतलब 28 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिफ्ट इज गोइंग अप। तो क्वेश्चन में पहले ही बता दिया लिफ्ट इज गोइंग अप मतलब g प्लस ए। द टोटल मास ऑफ द लिफ्ट एंड द पैसेंजर इज 1500 किलोग्राम। द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज as given in the graph. The tension in the rope pulling the lift at t equal to 11th second will be, और कुछ वैल्यूज दिए हैं यहाँ पे, तो मैं ग्राफ रीड्रॉ कर देता हूँ। तो यू हैव बीन गिवन अ ग्राफ ऑफ स्पीड, हमको एक स्पीड का ग्राफ दिया है अगेंस्ट टाइम, तो टाइम है अगेंस्ट, यस दिस इज टाइम, दिस इज स्पीड, एंड स्पीड इज इन मीटर पर सेकेंड। पहले अच्छे से ग्राफ को समझ लो, व्हाट डज दैट मीन। ये इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन, बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम, मतलब द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। जैसे ही लिफ्ट स्टार्ट हुआ ऊपर जाना, तो इनिशियल देयर इज एक्सेलरेशन। होता क्या है, आप लिफ्ट में खड़े रहते हो, बटन प्रेस करते हो, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट यू प्रेस द बटन, इट स्टार्ट्स मूविंग अप, मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब पहले पार्ट में आता है एक्सेलरेशन। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। तो जब आपका डेस्टिनेशन फ्लोर आ गया, जिस फ्लोर पे आपको उतरना था, उस फ्लोर पे रुकने के लिए लिफ्ट स्टार्ट्स डी एक्सेलरेटिंग। तो कंफ्यूजन होगा, आपको लगेगा अरे ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब लिफ्ट नीचे जा, लिफ्ट नहीं नीचे जा रहा है, लिफ्ट ऊपर ही जा रहा है, सिर्फ लिफ्ट अभी अपना स्पीड कम कर रहा है, तो क्या होगा, डी एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा पार्ट आपको क्या बता रहा है। तो ये जो पहला पार्ट है 0 से 2 सेकंड का, वो क्या बता रहा है, लिफ्ट इज गोइंग अप विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो ये है 0, ये है 2, ये है 10, ये है 12। 0 से 2 में एक्सेलरेशन है, 2 से 10 में कांस्टेंट स्पीड है, 10 से 12 में डी एक्सेलरेशन है। आपको पूछा है व्हाट इज टेंशन इन द रोप पुलिंग द लिफ्ट। अगर आपको पता होगा, लिफ्ट के ऊपर होता है एक रोप, एक रस्सी होती है, दैट इज रोप व्हिच पुल्स द लिफ्ट अप, right? And tension in the rope is, let us say, T, but tension T is a force, and tension T will be M into G plus A. माइनस मत लिखना, लिफ्ट गोइंग अप तो प्लस, क्लियर। यहाँ तक आपको पूछा है व्हाट इज टेंशन एट 11th सेकेंड। 11th सेकेंड मतलब समवेयर हियर, 11th सेकेंड पे टेंशन कितना, तो उसके लिए ए चाहिए। जी की वैल्यू तो हम 10 ले लेंगे, या फिर 9.8 जो भी होगा वो। इफ यू सी, ये वैल्यू आपको दी है 3.6 मीटर पर सेकेंड, ये पूरे लाइन पे 3.6 है, मतलब यहाँ पे भी कितना है 3.6 है। लेट मी कॉल इट एज सम सी पॉइंट, और ये आ गया आपके पास डी पॉइंट, राइट। तो अब अगर आपको ए फाइंड करना है, ए इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन ए इज फाइनल वेलोसिटी डी पॉइंट पे 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी सी पॉइंट पे 3.6 है अपॉन टाइम, दिस इज 0 माइनस 3.6 अपॉन टाइम इज 2, क्योंकि 10 से 12, 11 बीच में आता है। इसके लिए मैंने क्या किया, क्योंकि ग्राफ में हमारे पास इंफॉर्मेशन था 10th सेकंड पे, फिर था 12th सेकंड पे, 11 सेकंड में पता नहीं स्पीड कितना होगा, तो हमको ए फाइंड करना है। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, और आपको पता है स्लोप फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट लगते हैं, तो एक सी पॉइंट एक डी पॉइंट। यहाँ से हमको मिल गया एक्सेलरेशन की वैल्यू -1.8, जो माइनस आना ही चाहिए था। मैंने बताया, बटन चालू किया, लिफ्ट इज गोइंग अप, देन वेलोसिटी कांस्टेंट। जब लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग एक्सेलरेशन, देन इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। उसको स्टॉप होना है तो क्या होगा, रिटार्डेशन। तो यहाँ पे जो माइनस आया, इट इज नॉट बिकॉज द लिफ्ट इज गोइंग डाउन, इट इज बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना टेंशन में,
तो टेंशन T इक्वल टू एम, एम कितना था 1500, जी की वैल्यू ले लो 10 माइनस 1.8, नहीं अभी 10 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे 1.8 है, लुक, तो यहाँ पे क्या लेंगे 9.8 माइनस 1.8, राउंड ऑफ हो जाएगा ये, तो यू हैव दिस एज 8, यू नो 15 8 का कितना होता है, 15 8 का 120, तो ये 12,000 न्यूटन आ गया, 120, 15 इंटू 8 इज 120, और दो जीरो, तो 12,000 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑल्सो लुक, हर बार जी के 10 नहीं लेना, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो देख लो, 1.8 तो 9.8 ले लो, राउंड ऑफ हो जाएगा। तो अगर सेम क्वेश्चन ऐसा पूछा होता, सब कुछ सेम है, द टेंशन इन द रोप पुलिंग द लिफ्ट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड मतलब 1 आएगा यहाँ पे। अब लॉजिकली स्पीकिंग, जीरो स्पीड से मैक्सिमम तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड, मैक्सिमम से जीरो पाने के लिए कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड, तो जितना रिटार्डेशन का वैल्यू आएगा उतना ही एक्सेलरेशन का आएगा, तो कितना आएगा 1.8, सिर्फ वहां पे माइनस क्यों, रिटार्डेशन, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो उस केस में एक ही चेंज होगा, बीच में आएगा प्लस, दैट्स इट। तो 9.8 प्लस 1.8 इज 11.6, 11.6 इंटू 1500, 11.6 116 इंटू 15, 17,400 के आसपास आंसर आएगा, 17,400, ऑप्शन नंबर ए, राइट, गुड। अगर ऐसा पूछा होगा, व्हाट इज टेंशन इन द रोप एट 5th सेकेंड, 5th सेकेंड पे देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो सिर्फ एम जी, एम कितना है 1500, जी कितना है 9.8, 10 ले लो, तो 15,000 के आसपास, 14,700, तो तीनों ही आंसर दिए हैं, थोड़ा भी गलत हुआ तो गए, राइट। तो यहाँ पे 17,400, 14,700 एंड लास्टली हियर यू हैव गॉट 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 blocks A, B and C weighing 1 8 27, ये हमने किया है सॉल्व, I told you 1 8 27 respectively are connected as shown in figure with an inextensible string and are moving on a smooth surface. Surface is smooth, there is no friction. Tension T3 is equal to 36 Newton. What is tension T2? मैंने आपको बताया था बुक में 15 8 स्टेप 10 स्टेप में करके रखा है, नहीं करना है, ये है ड्राइविंग फोर्स T3, करेक्ट। हमको पूछा टेंशन T2, टेंशन T2 मतलब यहाँ पे टेंशन कितना, मैंने आपको बताया था टेंशन फाइंड करना है तो कैसे करोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। टेंशन T2 इज इक्वल टू मास, कितना मास, इसके पीछे जितना मास, कितना मास है इसका, कितना है, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, जो रस्सी पुल कर रहा है ना, कौन सा पुल कर रहा है यहाँ पे, टी, टेंशन क्या पूछा T2, तो इसके पीछे कितना मास है वो देख लो, एम ए प्लस एम बी इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम ए प्लस एम बी, और मैंने बताया था एक्सेलरेशन इज ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि यहाँ तो फ्रिक्शन है नहीं, तो नेट फोर्स बोलने की जरूरत नहीं है, ड्राइविंग फोर्स वो है T3 अपॉन क्या, टोटल मास, तो एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी, एम ए इज 1, एम बी इज 8, T3 इज 36, एम ए इज 1, एम बी इज 8, और ये आ गया 27, 1 plus 8 plus 27 is 36, 36 upon 36 cancel, 1 plus 8 is 9, so it should be 9 Newton, option number B. And I told you some questions repeat होंगे ही, few of them will be repeated. Next question, a block of mass 10 kilogram is kept on a rough inclined plane as shown in figure, rough inclined plane as shown in figure, हमारे पास ब्लॉक ऑफ मास है, वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे है, और फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, फोर्स ऑफ 3 न्यूटन कहाँ पे है, नीचे, मतलब मोशन कहाँ होगा, नीचे, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, ऊपर, ओके।
द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक मतलब नीचे जा रहा था, जाने देना नहीं है, मतलब ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट. The coefficient of static friction between plane and block is 0.6. What should be the minimum value of force P such that the block does not move downwards? Yeah? Does not move downwards मतलब remains at rest. How do you understand? जैसे ही static बोला खत्म, उधर ही बात हो गई कि ये move नहीं होगा, right? तो remember a single word can tell you, और ये orally solve कर सकते हो अगर ये words पे ध्यान होगा. तो एक बार क्वेश्चन और समझ लो. हमारे पास एक रफ इंक्लाइन प्लेन है. इमेजिन दिस इज रफ इंक्लाइन प्लेन. इसके ऊपर एक ब्लॉक है एंड आई होप आपको ऑलरेडी पता है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. तो जो दिया है वो तो है ही, बट एडिशनली यू मस्ट रिमेंबर इसका और क्या क्या कंपोनेंट होगा. यू शुड रिमेंबर यहाँ पे इफ दिस एंगल इज 45 degrees, then mg, weight mg is always vertically downward. यहाँ mg आ गया, ये ऐसा आएगा, ये आ जाएगा आपके पास mg cos 45, क्योंकि ये mg है, ये 45 है, तो ये भी 45 है, तो ये mg cos 45 है, और यहाँ पे mg sin 45 है. दिस इज mg sin of 45. एडिशनली इसके अलावा 3 न्यूटन है कहाँ पे, नीचे. तो एडिशनली देयर इज 3 न्यूटन हियर. तो नीचे की डायरेक्शन में 2 फोर्सेस आ गए. एक आ गया 3 न्यूटन का, एक आ गया mg sin 45. और ऊपर है 2 फोर्सेस. कौन से 2 फोर्सेस? एक तो उन्होंने बोला है कि P फोर्स लगाना पड़ेगा. व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ P such that the block does not move downwards. और कौन सा फोर्स था? फ्रिक्शन था. इनके बोलने का मतलब ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो सफिशिएंट नहीं है बॉडी को नीचे आने से रोकने के लिए. इसके लिए हमको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ गया, दैट इज P. अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट होता तो फिर हम ये एक्स्ट्रा फोर्स P नहीं लगाते. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो इज दिस क्लियर अप टू दिस पॉइंट? तो ऐसा है कि ऑलरेडी mg sin 45 होता ही है. एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा है? 3 न्यूटन का. तो 2 फोर्सेस है नीचे, तो बॉडी क्या आएगा? नीचे. अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट होता तो फिर बॉडी नीचे नहीं आता. मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो हमको और एक फोर्स लगाना पड़ गया P. तो P प्लस फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग mg sin 45 एंड 3 न्यूटन. तो ये डायग्राम समझ में आया होगा तो क्वेश्चन इजी है. तो 3 न्यूटन और mg sin 45 को बैलेंस कर दिया P ने और फ्रिक्शन ने. 3 प्लस m दिया क्या? 10 किलोग्राम. g की वैल्यू भी 10 बोला है तो 10 ले लो. g is 10. Sin of 45 is 1 by root 2. P plus friction is mu times of normal reaction. ये here be very careful, क्योंकि जैसा mu times of normal reaction mg लिख देते हैं, ये mg cos theta आएगा, right? तो normal reaction is mg cos theta. As a rule, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो म्यू mg, अगर इंक्लाइन प्लेन है तो म्यू mg cos थीटा. एज अ रूल है वो नॉर्मल रिएक्शन, राइट? तो यह आ जाएगा आपके पास 100/√2. मैं 100/√2 को फिलहाल सॉल्व नहीं करता हूँ, देखेंगे करना है तो कर सकते हो. फिर 100 मतलब 50 into 2, 50 into 2 मतलब 50 into √2 into √2. 100 is 50 into 2, 50 into 2 is 50 into √2 into √2 upon √2. तो कितना बचा? 50√2. तो 50√2. What is √2? 1.414. Correct? 1.414 1.4 into 50 into 50. 0 इसको दे दो. 14 5 जा कितना? 70. 14 5 is 70. तो this is 70. ये 70 आ जाएगा. ओके, दिस इज इक्वल टू P. म्यू कितना बोला है? 0.6. 0.6. M 10. G 10. √2. इसका ज्यादा सोचना नहीं. ये अभी तुमने कैलकुलेट किया 70. अरे 10 into 10/√2 100/√2 ये अभी किया.
70। और शॉर्टकट भी कर सकते थे आप, जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद रखते हो उसको सिर्फ थोड़ा चेंज कर दो। व्हाट इज साइन 0 0, व्हाट इज साइन ऑफ 30 0.5, व्हाट इज साइन ऑफ 45 1/√2 नहीं 0.7 0.7071, राइट। तो हो गया साइन 45, साइन 45 दिखा, ये 100 है, साइन 45 1/√2 की जगह पे क्या लिखोगे 0.7071, मतलब 0.7 इन शॉर्ट। हो गया 70 यहीं पे, ये 70 तो ये भी 70, ये mg, ये सब सॉल्व करके ये भी आ जाएगा 70। व्हाट इज साइन ऑफ 60 0.8606, ओके गुड। तो ये आ जाएगा 73 p प्लस व्हाट इज 7 6 42, तो व्हाट इज p 73 माइनस 42 मतलब कितना 31। तो अभी अप्रोक्सीमेटली तो ये आंसर आना चाहिए, प्रोवाइडेड हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया, फिर भी देख लेंगे। लेट अस सी 31 आंसर आना चाहिए, 32 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m is moving in a straight line with straight line with momentum p. Pardon me for printing mistakes here. तो हमारे पास एक पार्टिकल है which is moving along a straight line with momentum p, with momentum p. Starting at time t equal to 0, force is equal to kt, acts in the same direction on the moving particle during time interval capital T, so that its momentum changes from p to 3p. Here k is a constant, the value of p is. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो मूव हो रहा है विद मोमेंटम p। अब t इक्वल टू 0 पे हमने एक फोर्स लगा दिया जो फंक्शन ऑफ टाइम है, जो टाइम के साथ चेंज होता है, वेरिएबल है। मैंने कल बताया था जब फोर्स चेंजेस विद टाइम तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन से, राइट। ये फोर्स ये सेम डायरेक्शन में है मोशन के। कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें सेम डायरेक्शन नहीं था क्योंकि वो 2D मोशन था, अगर आपको याद होगा तो बॉडी वाज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस और हमने फोर्स लगा दिया था अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया आपने। तो ये ज्यादा सिंपल है इन शॉर्ट, राइट। देन फोर्स आपने अप्लाई किया फॉर अ टाइम इंटरवल t, सो दैट मोमेंटम p से हो गया 3p, मतलब वेलोसिटी 3 गुना हो गया, क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास तो चेंज होगा नहीं, क्या चेंज होगा, वेलोसिटी। तो अगर मोमेंटम p है तो वेलोसिटी v है, मोमेंटम 3p है तो वेलोसिटी 3v है, राइट। k is constant, the value of p is, to start with what is given to you, you have been given f equal to kt, but f is dp by dt इक्वल टू kt। मैंने बताया था ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, दो वेरिएबल है, एक p एक t, और दोनों सेपरेट हो सकते हैं इजीली। कैसे, सिर्फ dt को शिफ्ट कर दो, हो गए वेरिएबल सेपरेट। तो यहाँ पे आ जाएगा kt dt, और एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गए तो हम लोग करते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड ही आएगा ऑफ कोर्स। तो dp का इंटीग्रेशन p से लेके 3p तक, t का इंटीग्रेशन 0 टाइम से लेके कैपिटल T तक, क्योंकि टाइम इंटरवल कितना बोला है आपको, कैपिटल T। देन व्हाट इज इंटीग्रेशन dp, p फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू। k कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, अंदर बचा t dt। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ p, t स्क्वायर बाय 2, 0 से कैपिटल T तक। सब्स्टिट्यूट 3p अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, k तो कांस्टेंट ही है, 2 भी कांस्टेंट है, अपर लिमिट इज t स्क्वायर एंड लोअर लिमिट इज 0। तो ये आ जाएगा 2p
इक्वल टू के बाय 2 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4p बाय के, तो t इक्वल टू रूट ऑफ 4p बाय के, तो 4 का रूट कितना 2 और अंदर क्या p बाय के, तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ p बाय के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, again same type of question, a block kept on rough inclined plane as shown in figure remains at rest up to a maximum force of 2 Newton. 2 Newton से ज्यादा फोर्स लगाया तो it starts coming down, right? Up to a maximum force of 2 Newton down the inclined plane. The maximum external force up the inclined plane that does not move the body is 10 Newton. मतलब बैलेंस करने के लिए ऊपर फोर्स है 10, बैलेंस करने के लिए ज्यादा हुआ तो बॉडी ऊपर जाएगा, नीचे का फोर्स 2 से ज्यादा होगा तो बॉडी नीचे आएगा, राइट? द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन इज, तो ये जो क्वेश्चन है और वो जो पिछला क्वेश्चन था, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। इसको P बोला था मैंने और ऊपर फ्रिक्शन था, नीचे यहाँ पे एक गिवन फोर्स ऑफ 3 न्यूटन का और नीचे था mg साइन थीटा, तो ये था गिवन फोर्स जो यहाँ पे है 2 न्यूटन, यहाँ था अप्लाइड फोर्स जो हमारे पास इस केस में है 10 न्यूटन, यहाँ पे था mg साइन थीटा, थीटा इज 30 इन दिस केस, डायग्राम में दिया है इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, करेक्ट? तो अगर वो कॉन्सेप्ट याद है तो सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई एंड यू कैन जस्ट सॉल्व दिस, तो यू कैन से 2 प्लस mg sin 30 इक्वल टू 10, मतलब p which is 10 प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो 2 प्लस m कितना बोला क्या, m मास नहीं दिया, नहीं तो ठीक है देखते हैं, अगर मास नहीं दिया तो विल सी व्हाट इज टू बी डन, बाद में देख लेंगे, उसको कैंसिल हो जाएगा वो, तो m g इसको कैंसिल ही कर देंगे, साइन 30 इज 1/2 प्लस सॉरी इक्वल टू 10 प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू m g cos ऑफ 30, राइट? तो ये आ जाएगा आपके पास, एक काम करते हैं इसको वहां ले जाते हैं, 10 माइनस 2 इज 8, तो mg/2 इक्वल टू 8, म्यू पूछा है, म्यू फाइंड करना है, नॉट एन इशू, mg पता नहीं कोई बात नहीं, कैंसिल हो जाएगा, cos 30 इज √3/2, राइट? अब सबसे पहले यू वांट टू फाइंड आउट mg, सॉरी म्यू, करेक्ट? अब कैंसिल करेंगे कैसे इसको, हाउ विल यू बी एबल टू कैंसिल इट आउट, क्या करेंगे? कैंसल, म्यू की वैल्यू तो पूछी है, mg पता नहीं, फिर हाउ विल यू बी कैंसलिंग आउट? ऑप्शन में यू हैव नंबर, तो क्या करेंगे, block kept on a rough inclined plane as shown in figure remains at rest up to a force of 2 Newton down the inclined plane. The maximum external force up the inclined plane that does not move the block is 10 Newton. The coefficient of static friction is, a single word, that is the difference between +4 and -1. Going back to this question, look at the word. Minimum force needed to prevent from falling down is F2. Minimum force required to start pushing up is F1. तो अगर एक क्वेश्चन समझ में आया और अगर उसके साथ साथ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है the question that we are solving. A block kept on rough inclined plane as shown in the figure remains at rest up to a maximum force of 2 Newton. इसका मतलब, बोलने का मतलब ये था कि फ्रिक्शन
जो है वो 2 न्यूटन के फोर्स को और उसके साथ साथ mg sin 30 को बैलेंस कर सकता है। ब्लॉक remains at rest up to a maximum force of 2 न्यूटन। मतलब अगर ये 2 न्यूटन नहीं होता तो mg sin थीटा ज्यादा होता तो बैलेंस नहीं होता। तो बैलेंस करने के लिए 2 न्यूटन एक्स्ट्रा लगा दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने दोनों को बैलेंस कर लिया। क्लियर यहां तक? राइट। तो पहले बात हो रही है डाउनवर्ड की, तो यहाँ पे दो फोर्सेस है 2 प्लस mg sin 30। इन दोनों को कौन बैलेंस कर सकता है? फ्रिक्शन। This is what they are saying. That is correct. Absolutely no doubt. A block kept on rough inclined plane as shown in figure remains at rest up to a maximum force 2 Newton down the plane. Down the plane mg sin theta already था और उन्हें बोला है बैलेंस करना, मतलब बॉडी नीचे आने की कोशिश करेगा, ऊपर कौन है? फ्रिक्शन। तो डाउनवर्ड और अपवर्ड है बैलेंस। देन दे पुट अ फुल स्टॉप। मतलब ये सेंटेंस खत्म। अब आगे अलग से आपको सोचना पड़ेगा। द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप द इंक्लाइन प्लेन। अब द इंक्लाइन प्लेन की बात हो रही है। अब अगर अप बॉडी को भेजना है तो फ्रिक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड्स। द मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स अप इन द इंक्लाइन प्लेन दैट डज नॉट मूव द ब्लॉक इज 10 न्यूटन। तो इसका बोलने का मतलब ये, बॉडी को मैं ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया, इसको बोल दिया P, जो है 10 न्यूटन। राइट। ओके। नीचे कौन था? mg sin 30। और कौन आएगा? फ्रिक्शन। क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं? अप। तो ये क्या आ गया? mg sin 30। राइट। और यहां कौन आ गया? फ्रिक्शन। तो वो इक्वेशन नंबर 1 यहां से बन जाएगा F इक्वल टू 2 प्लस mg sin 30। गुड। और यहां से आपको मिल जाएगा P इक्वल टू F प्लस mg sin 30। दिस इज F इक्वल टू 2 प्लस mg बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे 10 इक्वल टू F प्लस mg बाय 2। करेक्ट। राइट। हमको फाइंड क्या करना है? म्यू। तो म्यू कैसे फाइंड करेंगे उस पे आ रहे हैं, पर थोड़ा टाइम लगेगा वहां तक आते आते। इज दिस क्लियर? राइट। यहां से F क्या मिल गया? 10 माइनस mg बाय 2। 10 माइनस mg बाय 2, इक्वेशन नंबर 2। यहां से F क्या मिल गया? 2 प्लस mg बाय 2। राइट। करेक्ट। नहीं नहीं तो फिर कोई इलाज नहीं है। यू हैव टू थिंक। इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा। तो वो था 2 प्लस mg बाई 2 और ये है 10 माइनस mg बाई 2। mg बाई 2 प्लस mg बाई 2। mg 10 माइनस 2 8। mg मिल गया 8। हो गया यहां तक? हमें क्या फाइंड करना था? क्या? What is force of friction? Mu mg cos of 30 in this case. Right? Clear? Okay. Then अब ये जो mg की वैल्यू 8 है, ये mg की वैल्यू 8 यूज करके mg की वैल्यू 8 यूज करके इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में जहां भी डालो 8 बाई 2, 4 प्लस 2 6, 8 by 2 4, 10 minus 4 is 6. So therefore F equal to 10 minus mg by 2, ये आ जाएगा 10 minus 8 by 2, 4 और ये 10 मतलब ये आ गया 6। बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो म्यू mg cos 30 था ना, तो म्यू mg cos 30 था। घुमा फिरा के हमको म्यू चाहिए,
तो सोचना पड़ता है कि कैसे हम म्यू तक आएंगे। हो गया, अभी खत्म, अभी कोई टेंशन नहीं है। व्हाट इज एफ 6, म्यू फाइंड करना है। व्हाट इज एन जी 8, व्हाट इज कॉस ऑफ 30 √3/2, करेक्ट। 1 and 4 2 and 3 करेक्ट। रूट थ्री और ये 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 इंटू √3 इक्वल टू 2√3 म्यू। कैंसल एंड कैंसल, तो म्यू कितना, √3/2, ये आना चाहिए ऑप्शन ए, राइट। ओके, तो हर चीज दे विल नॉट गिव यू रेडी टू ईट, थोड़ा सा खुद को बनाना पड़ेगा टू कुक समथिंग आउट। दिस इज कॉल्ड कुकिंग इन फिजिक्स। थोड़ा पढ़ो और फोर्सेस को समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bullet of mass 20 gram has initial speed of 1 meter per second. Just before it starts penetrating a mud wall, मिट्टी की दीवार है, उस पर बुलेट शूट किया, उसका इनिशियल स्पीड बिफोर इट स्टार्ट मतलब अंदर जाने से जस्ट पहले, तो व्हेन इट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग जस्ट बिफोर दैट, हमारे पास एक मड का वॉल है, तो इनिशियल स्पीड आप ले सकते हो 1, देयर इज अ बुलेट, you have a bullet over here, so it starts penetrating and before it penetrates the speed is 1 meter per second. आगे बोला है वॉल का थिकनेस है 20 सेंटीमीटर। if the wall offers a mean resistance मतलब एवरेज फ्रिक्शन of 2.5 into 10 power minus 2 Newton, the speed of the bullet after emerging from the other side of the wall is close to. ये वॉल है, ये बुलेट जब यहाँ से बाहर आएगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, ये डिस्टेंस है s, हमको चाहिए v, हमें दिया है u, हमें दिया है फ्रिक्शन f, राइट। फाइंड क्या करना है, v। कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो v, u और s को और a को कनेक्ट करता होगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 5as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u कितना है 1, 1 का स्क्वायर है 1, a है माइनस क्योंकि रिटार्डेशन है, फ्रिक्शन मतलब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव, क्यों, क्योंकि स्पीड कम हो रहा है तो माइनस लिखोगे, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। What is force? F upon m. Force acceleration is force upon mass. तो F upon m. S कितना है 2 सेंटीमीटर, 10 इंटू सॉरी 2 इंटू 10 पर माइनस 2 मीटर, क्योंकि ये था 20 सेंटीमीटर था, ठीक है। 20 सेंटीमीटर मतलब 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 1, राइट। एंड व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स, 1 है ना ये 1। What is force? 2.5 into 10 power minus 2. What is mass of bullet? 20 gram. 20 gram मतलब 2 into 10 power minus 1 kilogram. 20 gram 20 into 10 power minus 3 kilogram, तो minus 3 मतलब ये क्या आएगा minus 2. 20 into 10 power minus 3, 2 into 10 power minus 2, 2 into 10 power minus 1. Cancel, cancel, right? ये आ गया आपका 5, 10 पावर माइनस 2 और माइनस 2 कैंसल, तो v स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 5 इंटू 10 पावर माइनस 1 मतलब 0.5, दिस इज इक्वल टू 0.5, तो v इज अंडर रूट ऑफ 0.5। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 0.5? अंडर रूट ऑफ 0.5 कितना होता है, इज क्लोज टू, ऐसा बोला है क्लोज टू। How do you find this out? V equal to root of 5 by 10. Root of 5 is 2.1 roughly, approximately. What is 21 plus 12? 20 square, 400. 21 square, 22 square, 4
2.84, तो ये आ जाएगा रफली 2.2. व्हाट इज रूट 10? पाई. व्हाट इज पाई? 3.14. व्हाट इज 2/3? 0.66. What is 2.2 by 3.14? 0.7. 0.7 का स्क्वायर करके देख लेते, ज्यादा बेटर होता. व्हाट इज 0.7 स्क्वायर? 0.49. हमारे पास क्या था? 0.5. हो गया खत्म. मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर बी. रिमेंबर, एक बार आप रूट तक आ गए और अगर आपको रूट फाइंड करता नहीं आता है, लुक एट द ऑप्शन. 0.1 का स्क्वायर कितना आएगा? 10 पर -2, 0.01. 0.7 का स्क्वायर कितना आएगा? 0.49. खत्म. तो इतना कैलकुलेशन करना नहीं, सिर्फ जस्ट लुक एट द ऑप्शन. 0.3 का स्क्वायर कितना आएगा? 0.09. 0.4 का 0.16. Next question. An object flying in air with velocity 20 I cap plus 25 j cap minus 12 k cap suddenly breaks into two pieces whose masses are in the ratio 1:5. The smaller mass flies off with a velocity of 100 I cap plus 35 j cap plus 8 k cap. The velocity of the larger piece will be. Simple question है. Imagine हमारे पास एक मास है which is moving flying in air with velocity v bar, क्योंकि सब वेक्टर चल रहा है तो v bar. Then it breaks into two pieces. इसके दो पीस हो गए. It breaks into two pieces. एक पीस एक डायरेक्शन में गया, दूसरा पीस दूसरे डायरेक्शन में गया. एक पीस का मास है m1, दूसरे का है m2, और आपको बोला है रेशियो इज 1:5. रेशियो इज 1:5. m1 by m2 इज 1/5. इसका वेलोसिटी है v1 बार, इसका वेलोसिटी है v2 बार जो आपसे पूछा है. तो यू हैव v बार, यू हैव v1 बार, you have ratio and you want to find out what is v2, राइट. तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम is equal to total final momentum according to law of conservation of momentum. तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर ही लिखेंगे. इनिशियल मोमेंटम अगर इनिशियल मास m है तो आ जाएगा mv बार, और फाइनल मोमेंटम दो टुकड़ों का है तो m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार. यहाँ तक क्लियर? अब प्रॉब्लम यह है कि मास पता नहीं तो सॉल्व कैसे करें. v बार पता है, v1 बार पता है, v2 बार फाइंड करना है, पर मासेस का इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास. इंफॉर्मेशन m इक्वल टू m1 प्लस m2, ये एक इंफॉर्मेशन है. m1 बाय m2 ये है 1/5. तो यहां से आपको m1 विल बी इक्वल टू m2/5. अल्टीमेटली हमारा टास्क है टू एलिमिनेट. हमको यहाँ से सब खत्म करके सिर्फ चाहिए v2. यू वांट जस्ट v2 बार, क्योंकि v2 ही पूछा है आपसे, राइट. बाकी कुछ हमको पता नहीं, गुड, डजंट मैटर. तो अब कैसे करेंगे यहाँ से? हाउ विल यू सॉल्व दिस आउट? m is m2/5, ठीक है. इफ आई पुट m2/5 हियर, तो मैं m2/5 यहाँ पे लिख सकता हूँ. गुड. फिर m2 कॉमन भी निकाल सकता हूँ. गुड. फिर बाद में यहाँ डिवाइड भी कर सकता हूँ. गुड. सब ठीक है, पर अल्टीमेटली m, व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे mv बार इक्वल टू m1 v1 मतलब m2/5 v1 प्लस m2 v2. m2 कॉमन निकाल लो. m2 कॉमन निकाल लेते हैं.
एम वी इक्वल टू m2 कॉमन निकाल लिया तो v1/5 प्लस v2 बार। v1 पता है, v पता है, प्रॉब्लम कहाँ है फिर? प्रॉब्लम है m2 और m, वो कैंसिल नहीं होगा तो क्या करेंगे? m2 से डिवाइड कर लिया तो क्या होगा? m/m2 होगा। हम्म हम्म। We don't have, so what you can do is अगर m2 से डिवाइड किया तो m/m2, m1/m2 इज 1/5 यहाँ पे हो गया, लेकिन m/m2, यस, ओके, गुड। अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू नो कि आपको जब रेशो दिया होता है तो सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि अगर वो सॉल्व हो गया मतलब इन शॉर्ट अगर आपको टोटल मास फाइंड करते आ गया तो क्वेश्चन खत्म। क्योंकि प्रॉब्लम वही आ रहा है यहाँ पे, आई कैन जस्ट डिवाइड दिस, ऐसा लिख सकते हैं, हमको v2 चाहिए था तो m/m2, v बार तो पता है, माइनस v1 बार बाय 5 इक्वल टू v2। सिर्फ ये अगर आपको मिलता है, जो ऑलमोस्ट देयर इट इज गिवन टू यू, राइट, तो आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आप समहाउ फाइंड करोगे, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो ये फाइंड कर लिया तो v बार तो पता है, v1 बार पता है, v2 मिल जाएगा, राइट। Since we are learning how to solve ratios, you have to multiply a common constant to solve ratios, and I am very sure कि आप सबने रेशियो सॉल्व किए होंगे, तो मैं इसके आगे का पार्ट नहीं बताने वाला, ये आपको खुद को करना है, कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ, सिर्फ m/m2 लाओ, डन, सब्स्टिट्यूट, पुट v बार, पुट v1 बार, एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट आई विल टेल यू इज, इन्होंने आंसर की देके रखा है ए, तो आपको सब सॉल्व करके ए आंसर आना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे।